हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार तथ्य संग्रह के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बिहार तथ्य संग्रह के अंतर्गत ये जो बिहार का सीरीज चल रहा है, ठीक है, बिहार का जो सीरीज चल रहा है, इस बिहार के सीरीज में मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में कला और संस्कृति की बात करेंगे, बिहार में कला और संस्कृति की, जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र के मतलब कला और संस्कृति वहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे कई बार प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे सीरीज भी चला रखा है, एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, बिहार का सीरीज चल रहा है, एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है, तो और करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है। तो डेफिनेट रूप से आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। देखिए, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत और उसके साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन क्या है, यही है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है और कलात्मक दृष्टिकोण से बिहार का इतिहास जो है काफ़ी समृद्ध रहा है, यह याद रखना है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है और साथ साथ आप देखेंगे कि आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य और पर्व त्योहार के रूप में काफ़ी विकसित हुई है। आज भी देखिएगा, ठीक है, आज भी देखिएगा बिहार में कई सारे पर्व काफ़ी प्रचलित है, जैसे छठ पर्व हो गया, ठीक है, दुर्गा पूजा हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग नृत्य संगीत की बात करेंगे तो कई सारे नृत्य संगीत अभी भी काफ़ी प्रचलित है, साथ साथ बौद्ध कला भी काफ़ी प्रचलित है। तो बिहार में कला और संस्कृति के रूप में हम लोग देख पाएंगे। तो इसके अंतर्गत बिहार में कला के रूप में हम लोग क्या क्या देखेंगे, स्थापत्य कला को देखेंगे, ठीक है, स्थापत्य कला को देखेंगे, चित्रकला को देखेंगे, संगीत कला देखेंगे, नृत्य और लोक नाट्य को देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से नृत्य और लोक नाट्य जो है वो प्रचलित है, कौन कौन से पर्व त्योहार प्रचलित है, कौन कौन से मेले। देखिए, जैसे हरिहर मेला होता है, ठीक है, सोनपुर का, जो एशिया की सबसे बड़ा मेला होता है जानवरों का। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। स्थापत्य कला जो है वो मौर्य कला से इसका विकसित रूप देखने को मिलता है और बिहार में कला की परंपरा अस्थायी प्रमाण जो है मौर्य काल से ही शुरू होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में कला का अस्थायी प्रमाण किस काल से प्रारंभ होता है। उसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे गुप्त काल रहेंगे, ठीक है, वैदिक काल रहेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह सिंधु काल रहेंगे या फिर ताम्रप्रशानी काल या ऐतिहासिक काल रहेंगे। तो याद रखिएगा, अस्थायी प्रमाण की जैसे ही बात आएगी तो वो मौर्य काल ही होगा, जहाँ से बिहार में कला की मतलब अस्थायी प्रमाण मिलते हैं। मौर्य कला के दौरान जो है राजप्रसाद, जैसे आप कुम्हरार में देखेंगे, ठीक है, कुम्हरार में मौर्य कला का जो सबसे अत्यधिक प्रमाणिक मिला है वहाँ के राजप्रसाद। स्तंभ कला, जैसे आप लोग देखेंगे कई सारे स्तूप वगैरह के समय समक्ष एक स्तंभ भी बनाया गया है। स्तूप कला और गुफा कला ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो लकड़ी से निर्मित था, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, लकड़ी से निर्मित था, ठीक है, लकड़ी से निर्मित था। और ये जो अवशेष मिले हैं वहाँ आप कुम्हरार में जाइएगा, पटना के पास में ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ देखिएगा कि कितना भव्य राजप्रसाद था ये, ठीक है। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ था, ठीक है, कितने 80 स्तंभ था और ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर पर बने थे। एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर पर, ठीक है, एक ही पत्थर पर बने थे। संभवतः यह महल के स्तंभ थे और ये लकड़ी से निर्मित थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है, लकड़ी से निर्मित थे इनके राजप्रसाद, ठीक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भी एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया है, ठीक है। आप देखेंगे धर्म प्रचार के लिए क्या किया था, पत्थरों पर उन्होंने अपने आदेश को खुदवाया था, ठीक है, जिसको हम लोग शिलालेख के रूप में जानते हैं। तो इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति देखेंगे, पशु की आकृति में सिंह की आकृति रहता है, ठीक है, वृषभ, ठीक है, वृषभ की आकृति रहता है और उल्टे कमल के फूल पर स्थित है ये आकृतियाँ जो है वो। देखिए, बिहार में ये स्तंभ जो है वो लौरिया नंदगढ़ पश्चिम चंपारण, अरेराज, ठीक है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण, बसाठ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। आप वैशाली जाकर, यहाँ नज़दीक है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको अवशेष यहाँ मिलने को देखने को मिल जाएंगे। अगर कभी पटना जाने का अगर समय मिला तो कुम्हरार एक बार ज़रूर घूम लीजिएगा, वहाँ भी आपको ये अवशेष देखने को मिल जाएंगे। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू मिट्टी से निर्मित है। याद रखिएगा, जो भी स्तंभ है जो बनवाया गया इनके द्वारा
वो धूसर, याद रखिएगा, ये धूसर बालू मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, किससे? ये बलुई मिट्टी पत्थर जो होता है उसी से निर्मित है। और इसकी सुंदरता देखिएगा, इसमें काफ़ी चमकीली पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए इन्होंने क्या किया था कि बराबर की पहाड़ियाँ जो नागार्जुन की पहाड़ियाँ आप देखेंगे, ये दोनों गया के समीप है और गया जहानाबाद के समीप है। ठीक है, और यहाँ पे आजीवकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था। ठीक है, वहाँ भी गुफाओं में के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग किया गया है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी है। मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, यक्ष की 2 मूर्तियां कहाँ से? पटना से प्राप्त हुई है और ये हल्के भूरे रंग के बालू पत्थर से निर्मित है। ठीक है, बालू पत्थर से निर्मित है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है और ये संभवतः जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है जैन तीर्थंकर की मूर्तियां? लोहानीपुर से। और ये प्रश्न भी कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जैन शैली के कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है, ये याद रखिएगा। जो जैन मूर्तियां मिली है वो किस मुद्रा में निर्मित है? ये कार्योत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है। ठीक है, और पटना के ही दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ठीक है, यक्षिणी या स्त्री रत्न भी कहा जाता है इसको, यक्षिणी या स्त्री रत्न की मूर्ति मिली है, जो ये भी बालुई पत्थर से निर्मित है। और इसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो इसको काफ़ी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम लोग पाल कला की बात कर लेते हैं। पाल कला काफ़ी प्रचलित था। पाल कला स्थापत्य कला में एवं मूर्ति कला के रूप में काफ़ी आप देख सकते हैं। पालों के समय में आप देखेंगे कि उदंतपुरी और विक्रमशिला में 2 महाविहार थे। ठीक है, और उदंतपुरी को किसने बनवाया, विक्रमशिला को किसने बनवाया? आप डेफिनेट रूप से अगर आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म तो ये जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पाल कला के स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है और ईंटों से निर्मित है। इसमें आंगन के चारों ओर बरामदे और पीछे से भिक्षुओं को निवास करने के लिए कमरे भी बनाए गए थे। ये दोनों उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार मतलब विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, गया में विष्णुपद मंदिर है, आप लोग काफ़ी देखे होंगे, प्रचलित होगा। यह भी पाल कालीन मंदिर ही है। ठीक है, और ये अत्यंत सुंदर उदाहरण है पाल स्थापत्य का। ठीक है, पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर कांसे के दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए, याद रखिएगा कि प्रश्न पूछ सकता है कि पाल कला में मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है पत्थर का, कांसे का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं का। तो याद रखिएगा कि पाल कला में मूर्तियों का निर्माण जो है वो कांसे और पत्थर दोनों से किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार कौन था? धीमन और विठपाल। इसके रचनाकार मतलब कलाकार इसको कह सकते हैं। धीमन और विठपाल को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। धीमन और विठपाल जो था वो पाल स्थापत्य का, मूर्तिकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माता था। ठीक है, ये पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, ये धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी मूर्तियाँ सांचे में ढाली जाती थी, मतलब इसके लिए स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें इसको ढाला जाता था। इसके अनेक नमूने कहाँ से मिले हैं? नालंदा और कुकरीहार। कुकरीहार कहाँ है? गया में। इसके अनेक नमूने कहाँ से मिले हैं? नालंदा और कुकरीहार से मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पाल काल की मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि पाल कालीन मूर्तियाँ बनी हुई है, तो याद रखिएगा काले बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। और अगर मौर्य कला पूछा जाएगा तो मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण बलुई पत्थर से हुआ है, लाल बलुई पत्थर से। ठीक है, और ये जो काले बेसाल्ट पत्थर है ये मुंगेर के आसपास की पहाड़ियों में काफ़ी मिलता है। ठीक है, और इन मूर्तियों पर बौद्ध हिंदू धर्म के विशेष प्रभाव भी है। ठीक है, अब मध्यकालीन स्थापत्य की बात कर लेते हैं। प्राचीन स्थापत्य की बात हो गई है, मध्यकालीन स्थापत्य की बात कर लेते। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ की मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। ठीक है, बिहार शरीफ में है ये मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, जो तुर्क स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण इमारत है, जो 1553 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और तुगलक शैली का इस पर काफ़ी प्रभाव है। तुगलक काल में ही हुआ था, तो डेफिनेट रूप से इसमें तुगलक शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। अफगान शैली का प्रभाव कहाँ है? शेर शाह का मकबरा, ये कहाँ है? सासाराम में। ठीक है, कहाँ है ये? सासाराम में है। और ये एक मतलब झील के मध्य में है, अष्टकोणीय है, यह भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है प्रश्न।
झील के मध्य में अष्टकोणीय है और इसका निर्माण 1545 के आसपास में हुआ है। ठीक है, अष्टकोणीय झील में 1545 के आसपास में इसका निर्माण हुआ है और इसके चबूतरे पर जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके छत तक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। ठीक है, चलिए मुगल शैली की बात कर लेते हैं। तो मुगल शैली का इमारत जो है, सुंदर इमारत आप देख सकते हैं कि 1617 में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। ठीक है, मनेर स्थित मकबरा, शाह दौलत का मकबरा जो है वो मुगल शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इसका निर्माण लाल बलुई पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, चबूतरा और भव्य गुंबद का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अब यूरोपीय स्थापत्य की बात कर लेते हैं, मतलब अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या बनाया गया है बिहार में। तो यूरोपीय स्थापत्य के अंतर्गत गोथिक शैली में पटना संग्रहालय, कलेक्ट्रेट आप देख सकते हैं, पटना कॉलेज देख सकते हैं, बांकीपुर का चर्च देख सकते हैं, पटना सिटी में पादरी की हवेली, और ये सभी क्या है, गोथिक शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इस पर होलैंड शैली का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। नवीनतम यूरोपीय शैली जो है वो पटना का राजभवन आप देख सकते हैं, पटना सचिवालय और उच्च न्यायालय का निर्माण जो हुआ है वो नवीन यूरोपीय शैली में हुआ है। गोल घर यूरोपियों के निर्माण का एक गुंबद कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। और हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया है। ये यूरोपियों के अंतर्गत स्थापत्य का विकास हुआ है। अगर हम लोग चित्रकला की बात कर ले तो पटना कलम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली और ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली का एक सम्मिश्रण है। ठीक है, पटना कलम और नवीन चित्रकला शैली का एक उद्भव हुआ जिसको हम लोग पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। मतलब पटना कलम शैली जो है, याद रखिएगा, ये मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली का सम्मिश्रण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पटना कलम जो है किन शैली, इन पर किन शैलियों का प्रभाव है। इसमें ऑप्शन में रहेगा मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा इसका। ठीक है, इस कला शैली की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लघु चित्रों का निर्माण किया जाता था, मतलब छोटे छोटे चित्रों का निर्माण किया जाता था। निर्माण कागज या हाथी के दांत पर किया जाता था, याद रखिएगा। और इसमें मुगलों की भव्यता की जगह क्या है, सामान्य वर्ग के पर्व त्यौहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन चित्रों को दर्शाया जाता था। ठीक है, इसमें हम लोग मुगल शैली, मुगल का जो भव्यता नहीं दिखाया जाता था, इसमें सामान्य वर्ग से, जन साधारण से जुड़े घटनाओं को दर्शाया जाता था, याद रखिएगा। मधुबनी शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। मधुबनी शैली के अंतर्गत जो है मधुबनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, मिथिला के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें इसके कई कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से इस मधुबनी शैली का प्रचलन किया गया है। और आप देखेंगे कि इस मधुबनी शैली का मतलब कई सारे ट्रेन वगैरह पर आप देखेंगे कि इस चित्रकला को देखने को मिल जाएगा। प्रमुख रूप से भित्ति चित्र है ये, और एवं अरिपन है। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाया जाने वाला चित्र है, अरिपन है, और इसमें प्रकृति रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों को बनाया जाता है। धार्मिक चित्र और पेड़ पौधे से जुड़े चित्रों को बनाया जाता है। और बिहार की सबसे प्रचलित चित्रकला शैली है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में ये बिहार की सबसे प्रचलित चित्रकला शैली है। अब हम लोग मंजूषा शैली की बात कर ले तो भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में ये शैली देखने को मिलता है। बिहार में भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में ये प्रचलित है। मंजूषा शैली क्या है, ये अंग प्रदेश में प्रचलित है और ये स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक कथा का चित्रण किया जाता है। मतलब जन साधारण के घटनाओं का चित्रण किया जाता है। कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से इसको चित्रित किया जाता है और बिहुला बिशहरी लोक कथा पर यह आधारित होता है, याद रखिएगा। ये मंजूषा शैली जो है वो बिहुला बिशहरी लोक कथा पर आधारित होता है। ठीक है, थंका चित्रकला ये गौतम बुद्ध के जीवन और उसके शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जिसने लपेटा जा सके, जिसे लपेटा जा सके। और थंका चित्रकला जो है वो तिब्बत और भारतीय संस्कृतियों का सम्मिश्रण को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए जदोपटिया चित्रकला ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। जदोपटिया चित्रकला, और ये उनके रीति रिवाज और उनके मान्यताओं और घटनाओं को इसमें उकेरा जाता है। ठीक है, ये जनजातियों की एक शैली है। ठीक है, चलिए अब संगीत कला की बात कर ले तो बिहार में देखिए बहुत सारे अवसरों पर बहुत सारे गीत संगीत गाए जाते हैं, जैसे चैता,
याद रखिएगा। चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है फाग, फागुन महीने में गाया जाने वाला, होली के अवसर पर गाया जाता है। कजरी, यह सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है। 12 मासा, इसमें प्रत्येक माह की विशेषताओं पर आधारित गीत होती है। ठीक है। जंतसारी, जांतसारी, यह महिलाओं की चक्की जांता जब चलाती थी पहले, पुराने जब मतलब कुछ दिन पहले जो महिलाएं चक्की जांता चलाती थी तो गीत गाती हुई अपना वो गेहूं आटा वगैरह पीसती थी। ठीक है। नाचरी, यह भगवान शिव की स्तुति हेतु गाया जाता है और ये विद्यापति इसको विख्यात किए थे। याद रखिएगा, विद्यापति से संबंध है नाचरी संगीत कला को। ठीक है। सोहर, देखिए शिशुओं के जन्म के अवसर पर ये गाया जाता है सोहर। ठीक है। सुमंगली लगनी, यह विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। बटोहिया देशभक्ति गीत से भरा हुआ है और इसको रघुवीर नारायण की रचना है ये। ठीक है। बटोहिया किसकी रचना है? रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया, यह देशभक्ति गीत है, याद रखिएगा देशभक्ति गीत है और इसका प्रचलन स्वतंत्रता के समय बहुत अधिक हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन के समय। पूर्वी इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति की वर्णन करती है पूर्वी, याद रखिएगा। अब देखिए लोक नृत्य की बात कर ले, जोगीरा नृत्य, आप होली के अवसर पर जोगीरा नृत्य आप देखते होंगे, अभी भी करते होंगे आप लोग। लौंडा नृत्य शुभ अवसरों पर, पर्व त्यौहार में भी होते हैं और साथ साथ शादी ब्याह में भी यह लौंडा नृत्य होते हैं। ठीक है। करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित है, करिया झूमर नृत्य, और लड़कियां समूह में एक नृत्य करती हुई गीत गाती हैं करिया झूमर में। ठीक है। झिझिया नृत्य अभी भी प्रचलित है, आप देख रहे होंगे आप अपने गांव समाज में झिझिया नृत्य ये ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या करता है कि एक मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे छिद्र होते हैं, उसके अंदर दीप जलाकर ये नृत्य गाया जाता है और ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कार्तिक महीने में ये, ठीक है, कार्तिक महीने में छठ पर्व के आसपास के समय में ये झिझिया नृत्य गाया जाता है। ठीक है। क्षमा चकवा, उसी समय क्षमा चकवा महिलाओं के द्वारा भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। और ये झिझिया नृत्य क्षमा चकवा एक दूसरे से संबंधित भी है। डोमकच, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो है वो पुरुषों का वेश बना करके और हास्य परिहास नाट्य के रूप में इसको दर्शाया जाता है। जट जटिन, ये नाट्य संगीत है, वैवाहिक जीवन पर ये प्रदर्शित किया जाता है। विदेशिया, पुरुषों एवं महिलाओं के रूप धारण कर पुरुष द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके ये लौंडा नृत्य नाट्य के रूप में एक भिखारी ठाकुर के द्वारा इसको काफ़ी प्रचलित किया गया था, याद रखिएगा। पर्व त्यौहार, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के अवसर पर। रामनवमी आप देखेंगे भगवान राम के जन्मोत्सव मनाया जाता है। होली आप देखेंगे फागुन माह की पूर्णिमा के अवसर पर। शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, ये सभी पर्व मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, ठीक है, विजयादशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, ये सभी छठ पर्व के आसपास में। गोवर्धन पूजा, दीपावली, छठ पूजा, ये बिहार की सबसे प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, याद रखिएगा। और कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को मनाया जाता है। और देखिए सूर्य को जल दिया जाता है इसमें। छठ पूजा 2 बार भी होता है, चैत्र माह में भी छठ का पूजा होता है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, इनका गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे और 10वें गुरु थे सिखों के। और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। जन्मस्थान बिहार के पटना में ही है, पटना साहिब जगह है। ठीक है। महावीर जयंती, महावीर का भी जन्म बिहार में ही हुआ है, वैशाली के आसपास में। ठीक है। और ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, आपको मालूम होगा। बुद्ध जयंती, बुद्ध वैशाख, भगवान बुद्ध को जो है वो के जन्म के अवसर पर देखिए बुद्ध जयंती का अवसर जो है याद रखिएगा, वैशाख के जो पूर्णिमा है याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहते हैं, बुद्ध की जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु, ये तीनों से संबंधित है। ठीक है। मेले की बात कर ले, मेले की बात कर लेते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये पूछा जा चुका है। सोनपुर मेला के नाम से भी विख्यात है। ये गंडक नदी के तट पर लगता है, याद रखिएगा, ये गंडक नदी के तट पर लगता है। आपको मालूम है कि गंगा से गंडक नदी सोनपुर के पास में ही मिलता है। ठीक है। और इसी संगम पर लगता है ये हरिहर क्षेत्र मेला। स्थानीय स्तर पर सोनपुर मेला के नाम से ये प्रसिद्ध। कार्तिक पूर्णिमा मेला, ठीक है, यह सोनपुर गंगा स्थान के रूप में आप गंगा नहाने लोग जाते हैं, याद रखिएगा। और ये हाजीपुर सोनपुर के आसपास में ये लगता है। वैशाली का मेला महावीर जन्मस्थली है और महावीर जन्मस्थली चैत्र माह के वैशाख मेले में ये लगते हैं। वैशाली का मेला। जानकी मेला अब सीतामढ़ी में पुनौरा के आप लोग मालूम होगा, पुनौरा धाम, ठीक है, काफ़ी प्रचलित है और सीता माता की जन्मस्थली है, तो यहीं पे आयोजित किया जाता है। सौराठ मेला मिथिलांचल का ये काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है और इसमें शादी विवाह सुगम हो जाता है। कैसे सुगम हो जाता है
इसमें पिता अपने पुत्र के लिए योग वर चुनते हैं। याद रखिएगा, पितृपक्ष मेला गया में मनाया जाता है। ठीक है, पितृपक्ष मेला सितंबर अक्टूबर महीने में ये मनाया जाता है। और मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर ये पिंड दान करते हैं लोग। ठीक है, मंदार मेला याद रखिएगा, बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर ये मंदार मेला मनाया जाता है। मलमास में ना, राजगीर में मलमास के लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करते हैं। ठीक है, मलमास मेला। तो इस प्रकार से आपने बिहार की कला संस्कृति को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप से नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट से है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।